अगर आप तमिलनाडु में हिंदी बोलेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात ही ना सुनी जाए। अगर आप कर्नाटक में लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते तो शायद पुलिस आपकी मदद ना करे। और महाराष्ट्र में भी शायद आपको मराठी भाषा में बात करना सीखना पड़ सकता है। लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल है या फिर एक इमोशनल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी है। आज तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में हिंदी के खिलाफ जो आउटरीच देखने को मिल रहा है, क्या वो सिर्फ एक लैंग्वेज के अगेंस्ट है या एक डीपर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लैंग्वेज वॉर आगे क्या नया पॉलिटिकल डायरेक्शन ले सकती है? तमिलनाडु का स्टैंड ऑन लैंग्वेज कोई नया नहीं है, ये डेकेड्स से चल रहा है। 1930s और 1960s में भी हिंदी इम्पोजिशन को लेकर प्रोटेस्ट के काफी मामले सामने आए थे। तभी से तमिलनाडु 2 लैंग्वेज पॉलिसी फॉलो करता है, तमिल और इंग्लिश। तमिलनाडु के एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि हमें हिंदी की जरूरत नहीं, हम तमिल और इंग्लिश के साथ भी ग्लोबल लेवल पे काफी अच्छा कर रहे हैं। तमिलनाडु आईटी और स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सेक्टर्स में काफी स्ट्रॉन्ग है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने बिना हिंदी सीखे भी अच्छा परफॉर्म किया है। पर ये इशू तब और बढ़ गया जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। ये पॉलिसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को प्रमोट करती है, जिसमें हिंदी को एक ऑप्शन की तरह सजेस्ट किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी हिंदी इंपोज करने की बात नहीं है, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट इसे एक बैकडोर हिंदी इंपोजिशन का प्लान मान रही है। तमिलनाडु के डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि जो स्टेट हिंदी को एक्सेप्ट करते हैं वो अपनी मदर टंग खो देते हैं। उनका साफ कहना है कि तमिलनाडु किसी भी हालत में अपनी भाषा तमिल नहीं खोएगा और अगर जरूरत पड़ी तो लैंग्वेज वॉर के लिए भी रेडी है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि तमिलनाडु अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करता है तो उसको समग्र शिक्षा अभियान के फंड्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने डायरेक्ट पीएम मोदी को लेटर लिखा और कहा कि अगर 10,000 करोड़ भी दिए गए तब भी ये पॉलिसी तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इन लोगों से एक सवाल है कि हिंदी शब्दों और भाषा से इतनी ही परेशानी है तो इनके घर में जितने भी पैसे हैं उन सभी को या तो इनको जला देना चाहिए या फाड़ देना चाहिए, क्योंकि इंडियन नोट्स पर भी हिंदी शब्दों में ही लिखा हुआ है। इससे ये क्लियर है कि तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी डीएमके इस इशू को सिर्फ एक लैंग्वेज डिबेट नहीं बल्कि पॉलिटिकल बैटल की तरह देख रही है। बीजेपी हिस्टोरिकली तमिलनाडु में वीक रही है। 2016 इलेक्शंस में 234 सीट्स कॉन्टेस्ट की पर एक भी नहीं जीती। 2021 में 20 सीट कॉन्टेस्ट की, सिर्फ 4 जीत पाई। 2019 और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने ये तक कहा कि तमिलनाडु के लोग कभी भी सेंटर को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ट्राइलिंगुअल लैंग्वेज इंपोज करने नहीं देंगे। अगर उनके राइट्स को छीनने की कोशिश की गई तो पहले गो बैक मोदी का नारा लगा था और इस बार ऐसा हुआ तो गेट आउट मोदी का नारा गूंजेगा। इससे एक और सवाल उठता है कि क्या लैंग्वेज इशू एक पॉलिटिकल वोट बैंक स्ट्रेटेजी बन चुका है? ये लैंग्वेज टेंशन सिर्फ तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं है, कर्नाटक में भी ये इशू बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2025 में एक स्पेनिश सिटीजन ने अपने घर में चोरी की कंप्लेन करने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया। उस पर्सन ने इंग्लिश एंड स्पेनिश में मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेटर ने उससे कन्नड़ बोलने को कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। बेंगलोर के एक रेसिडेंट ने इल्जाम लगाया कि एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ इस वजह से उससे मिसबिहेव किया और उसे असॉल्ट किया क्योंकि वो कन्नड़ बोलना नहीं जानता था। महाराष्ट्र में भी लैंग्वेज को लेकर टेंशन बढ़ रही है। नवी मुंबई में एमएनएस वर्कर ने एक माइग्रेंट शॉपकीपर को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहा था और उसे जबरदस्ती मराठी गाने बजाने के लिए कहा गया। एक और केस में एक मराठी लड़के ने सब्जी वाले से मराठी में बात करने को कहा और ना करने पर ये एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। बेंगलोर में एक विमेन ने स्विगी को सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि उनका डिलीवरी एजेंट कन्नड़ बोलना नहीं जानता था। ऐसे एक नहीं कई केसेस हैं जो साफ साफ बताते हैं कि इंडिया के सदर्न पार्ट में हिंदी को ज्यादातर लोग अपनी बोलचाल की भाषा एक्सेप्ट करने से कतराते हैं। हिंदी बोलने वालों से कहा जाता है कि वो रीजनल भाषा सीखें, पर वही एक्सपेक्टेशन रिवर्स क्यों नहीं हो सकती? जब बिहार, यूपी, एमपी या दिल्ली में कोई भी किसी भी भाषा में बात कर सकता है तो फिर साउथ इंडिया में ये फ्रीडम क्यों नहीं? एक तरफ इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सिंबल कहा जाता है और दूसरी तरफ लैंग्वेज के नाम पे ये डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, पर फिर भी उसको इम्पोज करने का आरोप लगता है, जबकि दूसरी जगह पर रीजनल लैंग्वेजेस की प्रेफरेंस को कल्चरल प्राइड कहा जाता है। भारत की यूनिटी तभी स्ट्रांग होगी जब हर किसी को अपनी भाषा बोलने का इक्वल फ्रीडम मिलेगा।
ना कि सिर्फ एक तरफ से समझौता करने की उम्मीद की जाएगी। जिंदगी का बैलेंस तभी बनता है जब हर पर्सपेक्टिव को समझा जाए। वैसे ही एक लैंग्वेज का रिस्पेक्ट तभी होगा जब दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस हो, क्योंकि बैलेंस हर जगह जरूरी है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज इशू है या पॉलिटिक्स का एक और खेल? क्या ये इलेक्शन का नया वोट बैंक स्ट्रेटजी है या सच में एक आइडेंटिटी क्राइसिस? और सबसे बड़ी बात, क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में और बढ़ेगा या सिर्फ ये एक टेम्पररी आउटरीच है? Do let me know your opinions in the comment section, and for more such videos and discussions, subscribe to Updates by Priya.